अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से। हुकूमत चेंज तो हो गई है, लेकिन क्या रियल इस्टेट के हवाले से जो पॉलिसीज़ पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी वो चेंज होने जा रही हैं या फिर नहीं। और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा जो हुकूमत आई है यानी कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत आई है, इनकी पार्टी के दौर में क्या पॉलिसीज़ थी, उनकी पार्टी के दौर में रियल इस्टेट की मार्केट कहाँ पे खड़ी थी और बजट भी अनकरीब आने वाला है, तो उसके हवाले से भी क्या अपडेट है। ये तमाम ही मालूमात आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट सर अबुल हसन साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जो अभी हुकूमत आई है वो माजी में भी हुकूमत कर चुकी है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की पार्टी पहले भी हुकूमत कर चुकी है, PMLN नून, तो उनके दौर में क्या सूरत हाल थी मार्केट की, आप बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब पहले गवर्नमेंट थी, इमरान खान से पहले वाली गवर्नमेंट, तो उसमें स्टार्टिंग में ये था कि जो इनका शुरू का टेन्योर था गवर्नमेंट का, शुरू के 2-2.5 साल जो थे, उसके अंदर रियल एस्टेट की मार्केट बहुत अच्छी चली थी और ओवरऑल पॉलिसीज़ ठीक थी। जो उससे पहले वाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वही फॉलो कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद एक सडन जो इन्होंने स्टेप लिया था 2016 में, वो एक बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था मार्केट के लिए। और उस वक्त जो हुआ मार्केट के साथ वो हम सब लोग जानते हैं कि 2016 में इन्होंने कुछ ऑफिशियल जो वैल्यूएशंस थी रियल एस्टेट की, उनके साथ जो है वो चेंज करने की कोशिश की, उन्हें एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे लाने की कोशिश की। और उससे हुआ ये था कि ओवरऑल पूरी मार्केट, पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट जो है वो रुक सी गई थी। और ये एक ऐसा टाइम था रियल एस्टेट की मार्केट की हिस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ा बुरा वक्त समझा जाता है। उसकी वजह ये है कि ओवरऑल 2016 के अंदर, 2016 के जून से पहले मार्केट रियल एस्टेट की पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर अच्छा खासा काम हो रहा था, नए प्रोजेक्ट्स बन रहे थे और इसी के साथ साथ जो प्राइसेस थी ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अच्छा खासा जो है वो पैसा पाकिस्तान भिजवा रहे थे और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे पूरे ही पाकिस्तान में। लेकिन जून 2016 को जब इन्होंने इस ऑफिशियल वैल्यूज़ जो हैं उनको इन्होंने चेंज करने की कोशिश की और ये न्यूज़ आई कि इसको मार्केट वैल्यू पे ले आएंगे ये, तो उससे हुआ ये कि ओवरऑल मार्केट क्रैश कर गई रियल एस्टेट की। और ये ऐसा क्रैश था कि इसकी वजह से मार्केट को इसको संभलने में तकरीबन 5 से 7 साल लगे ओवरऑल। तो कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो है जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इससे पहले जो रियल एस्टेट के अंदर जो चेंजेस किए थे पाकिस्तान के अंदर वो बड़े ख़तरनाक थे और वो उसकी वजह से मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब रही। हालांकि जब इनकी गवर्नमेंट का एंड था तो उस वक्त इन्होंने कुछ एमनेस्टी भी दी, जिसके अंदर ये था कि अगर आप जो ऑफिशियल वैल्यू है और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस अगर आप पे करते हैं, उसके ऊपर टैक्स पे कर देते हैं, तो आपके पैसे वो वाइट हो जाएंगे। इस तरह की कुछ एमनेस्टीज़ दी थी इन्होंने। लेकिन आखिर तक इनकी गवर्नमेंट में लास्ट टाइम जो है वो रियल एस्टेट मार्केट रिवाइव नहीं कर सकी थी क्योंकि वो डैमेज बहुत बड़ा था। तो अब ये है कि ये थी ओवरऑल पास्ट जो रियल एस्टेट की सिचुएशन थी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में। अच्छा सर, ये तो थी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के हवाले से कारकर्दगी। इसके बाद अभी भी जो रिसेंटली हुकूमत चेंज हुई है, यानी कि PTI गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी, उनके हवाले से जो पॉलिसीज़ थी उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब ये लोग आए तो उस वक्त सिचुएशन यही थी कि मार्केट रुकी हुई थी रियल एस्टेट की और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्कुल रुकी हुई थी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसके अंदर सीमेंट है, स्टील की 2 मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं ये, और उसके अलावा भी जो फर्दर इंडस्ट्रीज़ थी वो सब जो है वो उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी और ओवरऑल जो है वो काफ़ी क्राइसिस में थी ये सारी इंडस्ट्रीज़, स्पेशली रियल एस्टेट का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो। तो यही चीज़ देखते हुए जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो सिचुएशन है वो रियल एस्टेट के अंदर अगर इसको बेहतर ना किया गया, इनको कुछ इंसेंटिव ना दिए गए,
तो ये इसी तरह से ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी पे इफ़ेक्ट डाल रही थी। तो इसी को देखते हुए जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव पैकेजेस देना शुरू किए। फिर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये उन पैकेजेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे और इंसेंटिव देना चाहते थे, लेकिन एफटीएफ जो है वो बीच में इन्वॉल्व था और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था ऑलरेडी, और रियल स्टेट के जो मामलात हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है वो ऑब्जर्वेशंस थी उसके ऊपर, जिसकी वजह से ये इनिशियल टाइम में अपने एमनेस्टीज़ नहीं दे सके थे। लेकिन जब कोविड आया तो इन्होंने प्रॉपर एक एमनेस्टी स्कीम दे दी, जिसके अंदर था कि आप कोई भी प्लॉट परचेज करें और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी। तो ये ऐसा टाइम था कि जिस वक्त पूरी रियल स्टेट मार्केट रिवाइव हुई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की मार्केट में कोविड के दौरान ये ऐसा रिवाइवल था कि जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान की जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसका जो डायरेक्टली बेनिफिट हुआ वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको हुआ, प्लस ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे फ़ायदा हुआ। बहुत जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो पीटीआई की गवर्नमेंट में हमने देखी कि रियल स्टेट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही, और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर रियल स्टेट की मार्केट चलेगी तो ही पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी ग्रो करेगी। इसी के साथ साथ एक और स्कीम उसका भी मैं ज़िक्र करता चलूँ जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, उसके अंदर जो लोन्स की फैसिलिटी दी गई, और जिस तरीके से पहली बार पाकिस्तान के अंदर ये देखा गया कि उन लोगों को लोन्स ऑफ़र किए गए कि जिनको इससे पहले जो है वो जो सोच नहीं सकते थे अपना घर बनाने का। तो ये एक ऐसा टाइम था कि जिस वक्त अच्छे खासे लोगों ने जो है वो लोन्स की, ये जो कंसेशनल लोन की स्कीम थी, इसको अवेल किया। और ये एक और पॉइंट था मार्केट के अंदर बूस्ट का। उसकी वजह ये है कि जब ये लोन्स अप्रूव होना शुरू हुए लोगों के, तो ओवरऑल देखा ये गया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वजह यही थी कि एक पहले जो एक आम आदमी घर नहीं बना सकता था, जिसकी 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख के करीब मंथली इनकम थी, वो घर नहीं बना सकता था। लेकिन इस स्कीम आने के बाद वो लोन लेके घर काफ़ी सारे लोगों ने बनाए, और देखा गया कि इमरान खान खुद इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और वीकली बेसिस पे इसके ऊपर मीटिंग्स होती रहीं। बैंक्स को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो फोर्स किया गया कि ये कंसेशनल लोन्स जो है वो टारगेट सेट किए गए कि इनको जो पब्लिक है उसको ऑफ़र किए जाएं। तो उस पर भी देखा गया कि मार्केट जो है वो बहुत तेज़ हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत से क्लाइंट्स से हमें ये सुनने में आ रहा है कि अब वो जो लोन्स वाली स्कीम थी, कंसेशनल लोन्स वाली, वो सुनने में ये आ रहा है कि वाइंड अप होने जा रही है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, और मैं ये कहूँगा कि जो इस तरह की पॉजिटिव पॉलिसीज़ हैं ये कंटिन्यू होनी चाहिए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि इससे एक आम आदमी को फ़ायदा होता है। जी सर, बिल्कुल सही बात करी आपने। सर, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी हमारे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनके हवाले से। अभी हमने देखा है कि जब से हुकूमत चेंज हुई है तो रुपए की कदर जो है वो बढ़ गई है, यानी कि डॉलर नीचे आया है मार्केट में। तो इसको आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डॉलर के महंगा होने पर उनको बेनिफिट भी होता है एक तरफ से, और एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है। तो लॉस इस तरह से होता है कि जो ऑलरेडी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की भी होती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्योंकि वो बाहर से जब पैसे भेज रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो पीकेआर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। जब साल 2 साल बाद जब वो दोबारा चेक करते हैं तो उसकी पीकेआर की वैल्यू कम हो चुकी होती है। तो जिसकी वजह से अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई एप्रिसिएशन आता भी है तो भी वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं होता जितना ज़्यादा वो फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो देखा जाता है कि जब डॉलर बढ़ता है तो ये होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो परचेज़ करना आसान हो जाता है ओवरसीज़ के लिए। इसकी वजह से ये एक पॉजिटिव उनके लिए साइन होता है कि वो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर रुपी स्टेबल नहीं होता और अगर जो है वो इसी तरीके से बढ़ता रहता है तो जो इन्वेस्टमेंट का रुझान है ओवरसीज़ की तरफ से वो कम ही रहता है।
सर ये तमाम चीज़ें अब इसको देखते हुए अगर हम कंक्लूड करें, थोड़ा सा आगे की तरफ देखें, नई हुकूमत चेंज हो गई है, उनकी पॉलिसीज़ आई हैं, हमने डॉलर को देखा कि डॉलर में बेहतरी आई थोड़ी सी। अब जो है वो बजट आ रहा है कुछ महीनों के बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 से 2 महीने के बाद, और ये इस आने वाली हुकूमत का पहला बजट होगा ये। तो इस नए बजट को आप रियल इस्टेट की मार्केट पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लास्ट बजट किसी भी हुकूमत का जो होता है, क्योंकि अभी ये जो गवर्नमेंट आई है ये थोड़े से टाइम के लिए और एक ही बजट ये पेश कर सकेंगे अपने इस टेन्योर में, तो जो लास्ट बजट होता है उसके अंदर हमेशा ही इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। लास्ट टाइम भी जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने अपने लास्ट बजट में जो है वो इंसेंटिव्स दिए थे काफ़ी रियल स्टेट को, लेकिन उसके फ़ौरन बाद इनकी गवर्नमेंट चली गई थी तो वो इंसेंटिव जो है वो रहे नहीं थे और वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई थी। तो ये है कि अभी उम्मीद तो यही है कि कुछ और जो है वो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे PMLN की तरफ से रियल स्टेट मार्केट को। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जो अगर ये जो कंसेशनल लोन्स वाली जो स्कीम है वो जो ख़त्म हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा एक गरीब आदमी के ऊपर असर पड़ रहा है कि वो अब एक आम आदमी के लिए घर बनाना पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल है। और वो ये लोन की स्कीम जो थी एक ऐसा ऑप्शन था जिससे बहुत तेज़ी से लोग अपने घर बनाने की तरफ जा रहे थे। नाज़रीन, ये थे कुछ ऐसे सवालात जो अभी हालिया सूरत हाल को देखते हुए पूछे जा रहे थे हमसे, इसीलिए हमने अपने जो हमारे एक्सपर्ट हैं इनके पास टाइम नहीं होता लेकिन हम इनको दावत दी। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।